मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला, यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। निजी खर्च से वतन वापस आने वाले राजस्थानियों के लिए फैसला। टिकट की राशि का पुनः भरण करेगी राजस्थान सरकार। दिल्ली, मुंबई तथा अन्य एयरपोर्ट्स पर आने वाले राजस्थानियों को सुविधा घर तक पहुंचाने की सुविधा राजस्थान सरकार द्वारा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए राजस्थान फाउंडेशन करेगा कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए राजस्थान फाउंडेशन जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा। तो बेहद अहम फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत निजी खर्च से वतन वापस आने वाले राजस्थानियों के लिए फैसला लिया गया है। टिकट की राशि का पुनः भरण राजस्थान सरकार करेगी। दिल्ली, मुंबई तथा अन्य एयरपोर्ट्स पर आने वाले राजस्थानियों को इससे सुविधा मिलेगी। घर तक पहुंचाने की सुविधा राजस्थान सरकार द्वारा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए राजस्थान फाउंडेशन कोऑर्डिनेट करेगा। तो बेहद अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बेहद अहम फैसला लिया है, जिससे बहुत ज्यादा सुविधाएं उन तमाम स्टूडेंट्स को मिलेगी जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं पर भारत आना चाहते हैं। पर दूसरी ओर जो बड़ा खर्चा है उसको देखते हुए अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो राजस्थान सरकार की ओर से बड़ी राहत उन्हें दी गई है कि जितने भी स्टूडेंट्स निजी खर्च से वतन वापस आने वाले हैं उनका खर्च राजस्थान सरकार उठाएगी। टिकट की राशि का पुनर्भरण राजस्थान सरकार करेगी। दिल्ली, मुंबई तथा अन्य एयरपोर्ट्स पर आने वाले राजस्थानियों को इससे सुविधा मिलेगी। तो वहीं घर तक पहुंचाने की सुविधा राजस्थान सरकार द्वारा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए राजस्थान फाउंडेशन कोऑर्डिनेट करेगा। राजस्थान फाउंडेशन को ये बेहद अहम जिम्मेदारी भी दी गई है और लगातार हम देख भी रहे हैं कि राजस्थान फाउंडेशन इस पूरे मामले पर कोऑर्डिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो बेहद अहम और बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि 2 घंटे की बैठक, 1 घंटे से ज्यादा गारंटी पूर्ति की परिभाषा पर मंथन। बात आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक की हम कर रहे हैं। कई डीईओ ने कहा कि आखिर कैसे मानी जाए कि गारंटी पूर्ति हो चुकी है, क्योंकि पिछले वर्ष पॉलिसी में हुए थे कई तरह के संशोधन और लगातार 3 तिमाही में पिछली तिमाही की गारंटी राशि एडजस्ट हुई है। ऐसे में सर्वसम्मति से गारंटी राशि को लेकर एक फॉर्मूला निर्धारित हुआ। अप्रैल से दिसंबर 2021 की गारंटी पूर्ति की गणना एक साथ हो और इसके बाद जनवरी व फरवरी 2022 की गारंटी की गणना अलग अलग हो। इन मानकों पर गारंटी राशि पूर्ति होने पर ही लाइसेंसी होगा रिन्यू का हकदार। तो बेहद अहम सवाल भी इसके साथ उठा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बातें सामने आई तो 2 घंटे की ये बैठक रही और 1 घंटे से ज्यादा गारंटी पूर्ति की परिभाषा पर मंथन चला। बात आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक की हम कर रहे हैं। इस बैठक के दौरान कई डीईओ ने कहा कि आखिर कैसे मानी जाए कि गारंटी पूर्ति हो चुकी है, क्योंकि पिछले वर्ष पॉलिसी में कई तरह के संशोधन हुए थे और लगातार 3 तिमाही में पिछली तिमाही की गारंटी राशि एडजस्ट हुई। ऐसे में सर्वसम्मति से गारंटी राशि को लेकर एक फॉर्मूला निर्धारित हुआ। अप्रैल से दिसंबर 2021 की गारंटी पूर्ति की गणना एक साथ हुई और इसके बाद जनवरी व फरवरी 2022 की गारंटी की गणना अलग अलग हुई। इन मानकों पर गारंटी राशि पूर्ति होने पर ही लाइसेंसी होगा रिन्यू का हकदार। तो इन मानकों के आधार पर यह तय है कि जो गारंटी राशि है वो पूर्ति होने पर ही लाइसेंसी रिन्यू का हकदार होगा। जब कमिश्नर को पसंद नहीं आई आरएसबीसीएल के ईडी की नाम, आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा ले रहे थे आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक। पॉलिसी को लेकर बैठक में विभागीय अफसर सुझाव दे रहे थे। झालावाड़ डीईओ रियाजुद्दीन ने आयुक्त को पड़त दुकानों को लेकर सुझाव दिया। कहा 1 अप्रैल के बाद बची दुकानों को आरएसबीसीएल को या आरएसजीएसएम को दिया जाए। पहले भी ये दोनों निगम करते रहे हैं पड़त दुकानों का संचालन। तुरंत ही आरएसबीसीएल के ईडी सुखवीर सैनी ने किया इस प्रस्ताव का विरोध। कहा हमारे लिए संभव नहीं पड़त दुकानों का संचालन करना। तो कमिश्नर ने सैनी को टोका और रियाजुद्दीन को कहा प्रस्ताव बनाकर भेजो। कहा इससे उन ठेकेदारों के गलत मंसूबों पर रोक लगेगी जो बीच की दुकान खरीदकर अगल बगल की दुकानों को उठने नहीं देते। इस तरह राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। तो तमाम अहम बातें उनकी ओर से कही गई। तो ये पूरा वाकया है जब कमिश्नर को पसंद नहीं आई आरएसबीसीएल के ईडी की नाम। आबकारी आयुक्त चेतन देवड़ा आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। पॉलिसी को लेकर बैठक में विभागीय अफसर अलग अलग सुझाव दे रहे थे। इसी दौरान झालावाड़ डीईओ
रियाजुद्दीन ने आयुक्त को पड़त दुकानों को लेकर एक अहम सुझाव दिया। क्या कहा उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल के बाद बची दुकानों को RSBCL को या RSGSM को दिया जाए। पहले भी ये दोनों निगम करते रहे हैं पड़त दुकानों का संचालन। तुरंत ही RSBCL की ईडी सुखवीर सैनी ने किया इस प्रस्ताव का विरोध और कहा कि हमारे लिए संभव नहीं है कि पड़त दुकानों का संचालन करें। तो कमिश्नर ने सैनी को टोका और रियाजुद्दीन को कहा प्रस्ताव बनाकर भेजो। उन्होंने कहा इससे उन ठेकेदारों के गलत मंसूबों पर रोक लगेगी जो बीच की दुकान खरीदकर अगल बगल की दुकानों को उठने नहीं देते। इस तरह राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसे तो 1000 करोड़ से भी महंगी हो जाएगी शराब दुकान। आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में महंगी बिकी दुकानों का मुद्दा उठा। तमाम मुद्दे इस बैठक के दौरान उठे तो उनमें से एक प्रमुख मुद्दा ये भी उठा कि महंगी जो दुकानें बिकी उनका 5 मार्च 2021 को हनुमानगढ़ के नोहर की एक दुकान बिकी थी 510 करोड़ रुपए की, जबकि मात्र 72,70,000 रुपए थी दुकान की न्यूनतम रिजर्व प्राइस। इसी तरह दौसा के मवा की दुकान की बोली लगी थी 999 करोड़ की, जबकि इस दुकान की न्यूनतम रिजर्व प्राइस थी मात्र 1,85,00,000 रुपए। इस तरह की दुकानें यदि 7% बढ़ोतरी के साथ होंगी रिन्यू या नीलाम तो दौसा की दुकान हो जाएगी 1000 करोड़ से भी महंगी। विभाग ने यदि संशोधन नहीं किए तो पड़त रह सकती है ये दुकानें। तो ये तमाम अहम बातें और तमाम सुझावों के मद्देनजर ये बेहद अहम मुद्दा भी उठा, क्योंकि पिछली जब बिक्री हुई, जब बोली लगी, नीलामी लगी, तो उस दौरान कई दुकानें ऐसी थी जो 1000 करोड़ से भी महंगी बिकेंगी अगर आगे वाली बोली को हम देखें पिछली कीमतों के अनुरूप, क्योंकि ऐसे तो 1000 करोड़ से भी महंगी हो जाएगी शराब दुकानें। आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में महंगी बिकी दुकानों का मुद्दा उठा। 5 मार्च 2021 को हनुमानगढ़ के नोहर की एक दुकान बिकी थी 510 करोड़ की, जबकि मात्र 72,70,000 रुपए थी दुकान की न्यूनतम रिजर्व प्राइस। इसी तरह दौसा के मवा की दुकान की बोली लगी थी 999 करोड़ की, जबकि इस दुकान की न्यूनतम रिजर्व प्राइस थी मात्र 1,85,00,000 रुपए। इस तरह की दुकानें यदि 7% बढ़ोतरी के साथ होंगी रिन्यू या नीलाम तो दौसा की दुकान हो जाएगी 1000 करोड़ से भी महंगी। विभाग ने यदि संशोधन नहीं किए तो पड़त रह सकती है ये दुकानें। अब बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रदेश में कितना लाभ मिल रहा है? बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये कि खरीफ 2021 के दौरान पॉलिसी वितरण की शुरुआत की गई। गांव में कैंप लगाकर किसानों को पॉलिसियां उनके हाथों में दी गई। 39,56,000 कृषक फसल बीमा पॉलिसियां किसानों को वितरित की गई। पिछले 3 साल में 101 लाख फसल बीमा धारक किसानों को क्लेम मिला। क्लेम राशि के रूप में किसानों को 14,500 करोड़ रुपए दिए गए। खरीफ 2021 में 1,89,00,000 फसल बीमा पॉलिसियों की। इसी दौरान 67,43,000 हेक्टेयर क्षेत्र फसल का बीमा किया गया। रबी 2021-22 में 1,59,00,000 बीमा पॉलिसियों का सृजन किया गया। 40,28,000 हेक्टेयर क्षेत्र का फसल बीमा किया गया। तो ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त उठ रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रदेश में कितना लाभ मिल रहा है। तो आपको बता दें कि खरीफ 2021 के दौरान पॉलिसी वितरण की शुरुआत की गई। गांव में कैंप लगाकर किसानों को पॉलिसियां उनके हाथ में दी गई। 39,56,000 कृषक फसल बीमा पॉलिसियां किसानों को वितरित की गई। पिछले 3 साल में 101 लाख फसल बीमा धारक किसानों को क्लेम मिला। क्लेम राशि के रूप में किसानों को 14,500 करोड़ रुपए दिए गए। खरीफ 2021 में 1,89,00,000 फसल बीमा पॉलिसियां की गई। इस दौरान 67,43,000 हेक्टेयर क्षेत्र फसल का बीमा किया गया। रबी 2021-22 में 1,59,00,000 बीमा पॉलिसियां सृजित की गई। 40,28,000 हेक्टेयर क्षेत्र का फसल बीमा किया गया। अनुदान तो बढ़ा रहे पर जाग किसकी जेब में रहा? बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये कि फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम में मंत्री जी गिना रहे थे उपलब्धियां। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया गिना रहे थे उपलब्धियां। कहा इस बार हम किसानों का अलग बजट लाए। सोलर परियोजना, स्प्रिंकलर सिस्टम, पॉली हाउस में अनुदान बढ़ाया। तो जब पूछा आपने अनुदान किसानों के लिए बढ़ाया, अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में ये अनुदान किसकी जेब में जा रहा है? बूंदी में उद्यानिकी का सहायक निदेशक 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। क्या वास्तव में किसानों को मिल पा रहा है अनुदान का फायदा?
कृषि मंत्री बोले, इसकी पारदर्शिता के लिए हम काम कर रहे हैं। जल्द ही आपको इन योजनाओं का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। परियोजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर बन रही है एक धारणा। कृषि मंत्री की छवि है एकदम क्लीन, पर महकमा कैसे होगा बेदाग। जिस तरीके से कृषि मंत्री की छवि है एकदम क्लीन, वैसे जरूरी है कि विभाग भी बेदाग हो, वो भी एकदम क्लीन हो। तो ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठा कि अनुदान तो बढ़ रहा है, पर जा किसकी जेब में रहा है। फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम में मंत्री जी गिना रहे थे उपलब्धियां। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया गिना रहे थे उपलब्धियां। कहा, इस बार हम किसानों का अलग बजट लाए हैं। सोलर परियोजना, स्प्रिंकलर सिस्टम, पॉली हाउस में अनुदान बढ़ाया है। तो जब पूछा गया उनसे कि आपने अनुदान किसानों के लिए बढ़ाया, अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में ये अनुदान किसकी जेब में जा रहा है। बूंदी में उद्यानिकी का सहायक निदेशक 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। क्या वास्तव में किसानों को अनुदान का फायदा मिल पा रहा है? ये पूरा घटनाक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल को खड़ा करता है कि वास्तव में अनुदान का फायदा किसानों को मिल पा रहा है। तो ऐसे में कृषि मंत्री बोले कि इसकी पारदर्शिता के लिए हम काम कर रहे हैं। जल्द ही आपको इन योजनाओं का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। परियोजनाओं में भ्रष्टाचार को लेकर एक धारणा बन रही है। कृषि मंत्री की छवि है एकदम क्लीन, पर महकमा कैसे होगा बेदाग। 62,000 पदों पर होगी टीचर्स की भर्ती। रीट लेवल 2 रद्द करने के बाद सरकार ने दोबारा एग्जाम कराने का ऐलान किया है। सरकार रीट 2022 में 62,000 पदों पर करेगी ग्रेड 3 के टीचर्स की भर्ती। 23 से 24 जुलाई को 46,500 पदों के लिए होगी रीट परीक्षा। 2 चरण में होने वाली भर्ती परीक्षा के पहले चरण में पात्रता परीक्षा और दूसरे चरण की परीक्षा टीचर्स के सिलेक्शन के लिए होगी। इसमें पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। रीट 2022 में जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए पासिंग मार्क्स 60% रहेंगे, तो वहीं ओबीसी एससी के लिए पासिंग मार्क्स 55% और एसटी के लिए 36% रहेंगे पासिंग मार्क्स। तो ये बेहद अहम बदलाव जो किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि 62,000 पदों पर होगी अब टीचर्स की भर्ती। रीट लेवल 2 रद्द करने के बाद सरकार ने दोबारा एग्जाम कराने का ऐलान किया है और साथ ही सरकार रीट 2022 में 62,000 पदों पर करेगी 3rd ग्रेड टीचर्स की भर्ती। तो वहीं 23 से 24 जुलाई को 46,500 पदों के लिए होगी रीट परीक्षा। 2 चरण में होने वाली भर्ती परीक्षा के पहले चरण में पात्रता परीक्षा और दूसरे चरण की परीक्षा टीचर्स के सिलेक्शन के लिए होगी। इसमें पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। रीट 2022 में जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए पासिंग मार्क्स होंगे 60%, तो वहीं ओबीसी और एससी के लिए पासिंग मार्क्स होंगे 55% और एसटी के लिए 36% रहेंगे पासिंग मार्क्स। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि 1 जुलाई से प्रदेश में प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की अधिसूचना जारी की है। उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को जारी किया है नोटिस। सभी को 30 जून से पहले इनका स्टॉक खत्म करने को कहा है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्तर पर प्रतिबंध को लागू करने की तैयारी की है। गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल को किया जाएगा प्रतिबंधित। प्लास्टिक कप, प्लेट, ग्लास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली है प्लास्टिक, तो ऐसे में इन पर भी रोक रहेगी। निमंत्रण पत्र 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर इसमें शामिल है। सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्ट, दुकानदारों, ई कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर, मॉल, मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और अन्य संस्थानों में इनके वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। तो आपको बता दें कि 1 जुलाई से प्रदेश में प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की अधिसूचना जारी की है। उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को जारी किया है ये नोटिस। सभी को 30 जून से पहले इनका स्टॉक खत्म करने को कहा है कि जो भी स्टॉक आपके पास रखा हुआ है उसको आप 30 जून तक खत्म कर दीजिए। तो वहीं प्रदूषण नियंत्रण मंडल के स्तर पर प्रतिबंध को लागू करने की तैयारी है। गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक के स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक और साथ ही आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल को प्रतिबंधित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ और मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक, निमंत्रण पत्र,
100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर इसमें शामिल हैं। सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्ट, दुकानदारों, ई कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर, मॉल, मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और अन्य संस्थानों में इनके वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक रहेगी। जानिए मार्च से ठीक पहले रेवेन्यू में कौन आरटीओ, डीटीओ कहां। पाली आरटीओ रीजन के अधिकतर डीटीओ का प्रदर्शन निराशाजनक। परिवहन आयुक्त ने ली थी पाली आरटीओ रीजन की समीक्षा बैठक, लेकिन समीक्षा बैठक के बाद भी नहीं सुधरी अधिकतर डीटीओ की परफॉर्मेंस। जालोर डीटीओ का फरवरी महीने का टारगेट है 3 करोड़ 27 लाख, लेकिन 24 फरवरी तक जालोर डीटीओ को मिला है सिर्फ 1 करोड़ 86 लाख का राजस्व। इसी तरह भीनमाल डीटीओ भी फरवरी के टारगेट से काफी पीछे है, फरवरी के टारगेट के आसपास भी नहीं है बाकी के डीटीओ। फरवरी में भिवाड़ी डीटीओ का प्रदर्शन खराब रहा। फरवरी के लिए भिवाड़ी को मिला 8 करोड़ 34 लाख रुपए का राजस्व, लेकिन 24 फरवरी तक महज 3 करोड़ 80 लाख का ही मिल पाया राजस्व। भिवाड़ी में रेवेन्यू कलेक्शन की है अच्छी संभावनाएं, इसके बाद भी भिवाड़ी डीटीओ की सुस्त रफ्तार समझ से परे है। तो बेहद अहम जानकारी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं।